हे एवरीवन, दिस इज आदित्य एंड आज के इस वीडियो में हम लोग रिएक्ट को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। हम लोग इसको भी समझने वाले हैं कि व्हाट इज रिएक्ट, कैसे रिएक्ट काम करता है एंड कैसे रिएक्ट अपने अंदर कंपोनेंट्स को रेंडर कराता है। इन सभी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में डिटेल में पढ़ने वाले हैं एंड इसके साथ साथ इसका जो कंपोनेंट होता है, क्लास कंपोनेंट, फंक्शन कंपोनेंट, इन सारी चीज़ों को डिटेल में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आके जब हम लोग यहाँ पे YouTube को जब हम लोग सर्च करते हैं, यहाँ पे youtube.com, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो कि जब मैं इस होम वाले सेक्शन से, जब मैं इस सब्सक्रिप्शन वाले सेक्शन पे जाता हूँ, जब मैं इस लाइब्रेरी वाले सेक्शन पे जा रहा हूँ, जब मैं इस हिस्ट्री वाले सेक्शन पे जा रहा हूँ, तो आप ये देखो कि ये जो वेब पेज है रिलोड नहीं हो रहा है। जब मैं फिर से यहाँ पे आता हूँ, आप ये देखो डायरेक्ट यहाँ पे चेंज होके आ गया और ये रिलोड नहीं हुआ। जब मैं यहाँ पे आता हूँ, आप ये देखो ये डायरेक्टली चेंज हो गया पर यहाँ पे रिलोड नहीं हुआ। फिर से यहाँ पे भी करूंगा तो ये रिलोड नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये जो यूट्यूब जो है वो क्या है, एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है, मतलब कि एक ही पेज है इसका। बस इस पे आप यहाँ पे आके नेविगेशन कर रहे हो, आप यहाँ से आके इस पे जा रहे हो, यहाँ पे से इस पे जा रहे हो, फिर यहाँ से इस पे जा रहे हो एंड यहाँ पे फिर देखो, यहाँ पे ये सारे भी नेविगेशन के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, इसके अंदर में जितना होना चाहिए वो सारा आएगा। कुकिंग शोज में मैं करूंगा तो इसके अंदर में जितना होना चाहिए तो ये सारा चीज आएगा। पर जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप ये देखो ये रिलोड नहीं हो रहा है। और आप जब इसको कोई HTML, CSS एंड इस सारे वेबसाइट से जब इस सारे स्टैक से जब इस किसी वेबसाइट को बनाओगे एंड उस पे किसी लिंक को क्लिक करोगे, जैसे यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, तो वहाँ पे वो क्या होगा, वहाँ पे वो होगा कि वो दूसरे रिलोड होने लगेगा। जैसे इसको मैं रिलोड करूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसको रिलोड करूंगा, रिलोड होगा, जैसा पहले आना चाहिए था वैसे ही ये फिर से आएगा। पर अगर सिंगल पेज एप्लीकेशन है, ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है तो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पे आएगा पर ये रिलोड नहीं होगा। ठीक है, तो रिएक्ट जो होता है वो सिंगल पेज एप्लीकेशंस बनाने में हेल्प करता है हमारा। एंड रिएक्ट क्या करता है कि रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी है बेसिक। इससे क्या होता है कि इससे आप जो भी आपका जो एप्लीकेशन है, आप उस एप्लीकेशन में अच्छे यूआई, अच्छे डिजाइन एंड शॉर्ट तरीके से आप किसी भी कोड को लिख सकते हो। तो अब इसके बाद आता है कि हाँ, ये तो रिएक्ट क्या है, क्या नहीं है। अब हमें इसे अगर रिएक्ट को क्रिएट करना हुआ कि अगर हमें रिएक्ट से कोई एप्लीकेशन को बनाना है, उसके लिए आपको क्या करना है कि मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है? एंड उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे node.js पे जाना है एंड आपको जो सबसे पहला लिंक दिख रहा है node.js का, आपको इस पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको जो यहाँ पे रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूजर्स दिख रहा है 18.15.0, अभी इस रिकॉर्डिंग के अनुसार 18.15.0 ये जो है ये अभी लेटेस्ट वर्जन है जो कि रिकमेंडेड है। यहाँ पे आप देखो 19.8.1 ये लेटेस्ट फीचर्स है, मीन्स कि अभी ये मोस्ट ऑफ द यूजर्स को ये रिकमेंड किया जाता है। तो आपको इस पे क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है? एंड उसके बाद क्या करना है कि उसके बाद आपको अपने VS कोड में आना है एंड यहाँ पे आपको एक फ़ोल्डर के अंदर घुस जाना है, अभी कुछ नहीं करना आपको यहाँ पे। एंड यहाँ पे आने के बाद आपको इस टर्मिनल पे क्लिक करना है एंड यहाँ से न्यू टर्मिनल पे जाना है आपको। एंड देखो रिएक्ट को बनाने का हमारे पास 2 तरीका होता है, एक होता है npx create react app एंड दूसरा हम लोग इसको व्हाइट के थ्रू बना सकते हैं। npm create व्हाइट एट द रेट लेटेस्ट जब हम लोग करेंगे तो उससे वो जो व्हाइट से हम रिएक्ट के प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। एंड npx create react apps, npx create react app एंड यहाँ पे आपको ऐप का नाम डालना होगा। मान लो मैं अभी डाल देता हूँ react.js, ठीक है? इसे ये बनने लगेगा, ठीक है? मैं इस पे जैसे का क्लिक करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, ये बनने लगेगा। पर मुझे अभी इसे नहीं बनाना क्योंकि ये बहुत ज्यादा टाइम लेगा, ये आपको बहुत ज्यादा टाइम लेने वाला है, ठीक है? तो इसी टाइम को बचाने के लिए हम लोग यहाँ पे व्हाइट के थ्रू कर सकते हैं। अगर आप Node.js को बिना इंस्टॉल किए हुए इसको अगर आप ये कमांड को डालोगे, ये तो ऑब्वियसली ये नहीं चलेगा क्योंकि ये नोड का कमांड है। तो आपको नोड को सबसे पहले तो इंस्टॉल करना है। तो उसके बाद क्या करना है आपको, npm यहाँ पे आने के बाद आपको अभी क्या करना है, व्हाइट प्रोजेक्ट को बनाना है। आपको यहाँ पे आगे करना है npm create व्हाइट एट द रेट लेटेस्ट, ठीक है? एंड आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करना है एंड आप ये देखो ये 1 सेकेंड 2 सेकेंड मीन्स मैक्सिमम 10 सेकेंड्स तक लगेगा आपको। एंड आपको यहाँ पे बोल रहा है कि अब ठीक है तुम अपना प्रोजेक्ट का नाम बताओ। मैं यहाँ पे डालता हूँ react.js, ठीक है? एंड यहाँ पे आप ये देखो मेरे को वैनिला नहीं बनाना है, मेरे को व्यू नहीं बनाना है, मेरे को रिएक्ट बनाना है। मैं इस रिएक्ट पे आऊंगा, इस एरो वाला जो बटन है मैं उस पर क्लिक करके यहाँ पे आ गया, इस पे फिर आके एंटर करूंगा। मेरे को क्या करना है, मेरे को जावास्क्रिप्ट वाला करना है, तो मैं इस जावास्क्रिप्ट पे क्लिक करूंगा एंड ये देखो ये मेरे बना चुका है ये पूरा तरीके से। अब आप इसको कुछ नहीं कर सकते, आप इसमें आप जाके अपना रिएक्ट को बना सकते हो। और अगर उसी को मैं यहाँ पे npx create react ऐप से करता
तो मेरा लगभग 10 टू 15 मिनट्स तो टाइम लेता ही है। तो आजकल जो होता है, आजकल हम लोग बाइट से अपना कोई भी एनपीएम का, कोई भी रिएक्ट का प्रोजेक्ट हो या एंगुलर का प्रोजेक्ट हो, व्यू का प्रोजेक्ट हो, वैनिला का प्रोजेक्ट, हम लोग इसी के थ्रू बनाते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे आपको बोल रहा है कि आपको देखो, यहाँ पे आपको ये खुद दे रहा है कि सीडी करो रिएक्ट जेएस में। सीडी से क्या होता है कि ये चेंज डायरेक्टरी होता है, सीडी स्टैंड्स फॉर चेंज डायरेक्टरी। मतलब अभी ये जो इसके अंदर, ये रिएक्ट ट्यूटोरियल के अंदर है रिएक्ट जेएस, तो ये बोल रहा है कि ठीक है, अब यहाँ तक तो तुम्हें इस रिएक्ट जेएस के अंदर जाना है। तो अंदर जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सीडी रिएक्ट जेएस, ठीक है? एंड यहाँ पे आ गया। मैं क्या करता हूँ, इसके बाद मैं इसको कोड डॉट करता हूँ। कोड डॉट से क्या होगा कि एक मेरा न्यू वीएस कोड खुलेगा। क्या होगा कि वो उसका जो ये मेन फ़ोल्डर है वो रिएक्ट जेएस होगा। यहाँ पे रिएक्ट ट्यूटोरियल है, वहाँ पे वो मेन फ़ोल्डर क्या हो जाएगा? रिएक्ट जेएस। तो मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा। ये देखो, ये मेरा एक न्यू वीएस कोड खुल गया। एंड मैं यहाँ से आके मैं इस पुराने वाले को यहाँ से हटा दूँगा, ठीक है? एंड इसके अंदर आप ये देखो, इसके अंदर मेरे को यहाँ पे ये फ़ोल्डर स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे आपको सबसे पहले पब्लिक दिख रहा है। पब्लिक में आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये मेरे को ये व्हाइट का जो एसवीजी है, ये आपको दिखेगा। सबसे पहले तो इसको चलने के लिए मैं इसका यहाँ पे आके फिर से एक टर्मिनल खोलूँगा। एंड मैं इस टर्मिनल में आके सबसे पहले करूँगा npm इंस्टॉल। npm इंस्टॉल से क्या होगा कि जो भी इसका जो पैकेज है, ये जो पैकेज डॉट जेसन है, आप देखो ये भी यहाँ पे जो पैकेज है, डिपेंडेंसी, यहाँ पे डेव डिपेंडेंसीज, रिएक्ट डॉम, ये सारा चीज़ यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डाउनलोड होने वाला है, ठीक है? तो ये कुछ टाइम लगाएगा थोड़ा देर। एंड इसके बाद हमें क्या करना है कि इसके बाद जब ये मेरा npm इंस्टॉल हो जाएगा, तो हमें इसको चलाना है। एंड इसको चलाने के लिए क्या यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे डेव दिया हुआ है। डेव से क्या होगा कि डेव से हम इसको अपने लोकल होस्ट पे चला सकते हैं। बिल्ड, ये जो स्क्रिप्ट का जो सेक्शन होता है इस पैकेज डॉट जेसन में, ये आपको ये देता है कि ठीक है, अगर आपको डेवलपमेंट के लिए, मीन्स आपको अगर इसको सिर्फ चलाना है, मीन्स आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इसको अपने लोकल होस्ट पे चलाना है। आप उसके लिए एक सेक्शन बना लो, डेव हाइट। जब आप इस पे क्लिक करो, जब आप इसके लिए वो जो npm का जो कमांड है, वो जब हम लोग इस पे डालेंगे तो वो वहाँ पे आ जाएगा। एंड यहाँ पे फिर बिल्ड है, जो है कि व्हाइट बिल्ड एंड प्रीव्यू, व्हाइट प्रीव्यू, ठीक है? तो ये जो है, ये तो है कि जब आप इसको कमांड को डालोगे तो वैसा होगा, ठीक है? जब तक ये डाउनलोड होता है, फिर हम लोग आते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जितना भी मेरा डिपेंडेंसीज है एंड डेव डिपेंडेंसीज है, ये सारा मेरा यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। एंड यहाँ पे देखो, ये जो नोड मॉड्यूल्स, ये पहले नहीं थे, ये भी मेरा यहाँ पे बना है। इसका मतलब ये होता है कि नोड मॉड्यूल्स तभी बनेगा जब ये मेरा जितना ही पैकेज डॉट जेसन के अंदर जितना भी यहाँ पे डिपेंडेंसीज है, जितना ही मॉड्यूल्स है, वो सारा मॉड्यूल्स जब वहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, जब मेरा यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा, npm इंस्टॉल हो जाएगा सारा, तब यहाँ पे मेरा नोड मॉड्यूल्स बनेगा, ठीक है? अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आना है, आपको यहाँ पे करना है npm रन डेव, ठीक है? एंड npm रन डेव करते ही आप ये देखो, यहाँ पे आ गया कि देखो रिएक्ट जेएस डेव व्हाइट रेडी इन इतना सेकेंड, मिली सेकेंड। एंड आपको ये जो लिंक दे रहा है, आपको इस पे जाके क्या करना है, आपको इस पे इसको आपको कॉपी करना है। एंड आपको यहाँ पे आके अपने ब्राउजर पे, यहाँ पे आते ही मेरे को क्या करना है, मैं यहाँ पे इसको आके पेस्ट करूंगा। ये देखो, ये मेरे को यहाँ पे एक व्हाइट प्लस रिएक्ट का एक मेरे को वो बना के दे रहा है कि मेरे को ये टेम्पलेट बना के दे रहा है कि ठीक है, आपके लिए इतना है, ठीक है? अब क्या करना है हमें कि अब हम इस पे आके अपने ये जो मेरा जो फोल्डर है पब्लिक एंड एसआरसी सोर्स जो फोल्डर है, इसके अंदर हम लोग अपने कोई सा भी चीजेज को चेंज कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अभी के लिए इस टर्मिनल को यहाँ से कट करता हूँ। अभी आप ये देखो, अभी मेरा यहाँ पे ये चल रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ये इसको क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखो क्लिक करते ही ये काउंट 2 से बढ़ेगा, 3 से बढ़ेगा। तो ये सारा चीजें हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग इसका फोल्डर स्ट्रक्चर समझते हैं, ठीक है? तो मैंने आपको बताया कि जो पब्लिक है, इस पब्लिक के अंदर क्या है, इस पब्लिक के अंदर इसका जो व्हाइट का जो एसवीजी है, यहाँ पे ये देखो, ये जो व्हाइट है, ये जो इसका जो एसवीजी है, एंड यहाँ पे आपको जो दिख रहा होगा, इसके लिए वहां पे उसने वो बना के रखा है, ठीक है? एंड इसके बाद आप ये देखो, ये मेरे को एसेट्स दिखा रहा है, ठीक है? एंड इसके अंदर आप ये देखो, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर रिएक्ट का एसवीजी है। जो यहाँ पे आपको रिएक्ट का एसवीजी कौन था, यहाँ पे ये वाला जो एसवीजी है, वो वहां पे आपको दिख रहा है, ठीक है? तो अभी के लिए हम लोग इसको साइड करते हैं। एंड यहाँ पे आप ये देखो, सबसे पहला यहाँ पे आपको देखना है कि मेन डॉट जेएसएक्स। इस मेन डॉट जेएसएक्स में यहाँ पे क्या, सबसे पहले इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, इंपोर्ट रिएक्ट डॉम, इंपोर्ट ऐप, इंपोर्ट इंडेक्स डॉट सीएसएस। एंड इसके अंदर ये जो रिएक्ट डॉम डॉट क्रिएट रूट, ये जो है यहाँ पे ये मेरा रूट एलिमेंट बनेगा, मतलब यहाँ से ही मेरा पूरा एप्लीकेशन चालू होगा, ठीक है? एंड इसके अंदर आप ये देखो रिएक्ट डॉट स्ट्रिक्ट मोड, मतलब कि इसके अंदर रिएक्ट का कोड जाने वाला है। एंड यहाँ पे आप ये देखो कि ऐप है, ठीक है? ये जो ऐप है ये कंपोनेंट है। कंपोनेंट कहाँ से दिख रहा है आपको, ये देखो,
सबसे पहले ये जो मेन डॉट जेएसएक्स है, ये एक फोल्डर है, ये एसआरसी सोर्स के अंदर, मीन्स आप इसको सोर्स बोल सकते हो यहाँ पे। इस एसआरसी के अंदर एक मेन डॉट जेएसएक्स आपको एक फोल्डर मिलेगा, ठीक है। एक फोल्डर नहीं, एक फाइल मिलेगा। जो फाइल रिस्पॉन्सिबल होगा आपका ये जो वेब पेज है, ये जो वेब पेज है ना, ये वेब पेज इसी के थ्रू आ रहा है। एंड इसके अंदर क्या है, इस मेन डॉट जेएसएक्स के अंदर मेरा ऐप है। ऐप के अंदर मैं बहुत सारा जो भी कंपोनेंट बनाऊंगा, यहाँ पे देखो कैसे बना होगा ये स्ट्रक्चर। ये इसके लिए कोई कंपोनेंट होगा, इसके लिए कोई कंपोनेंट होगा, इसको यहाँ से यहाँ तक डिस्प्ले कराने के लिए कोई कंपोनेंट होगा, इसको यहाँ से यहाँ तक डिस्प्ले कराने के लिए एक अलग कंपोनेंट होगा, एंड सारी चीज़ों को डिस्प्ले कराने के लिए अलग अलग कंपोनेंट होगा। तो रिएक्ट में क्या करते हैं हम लोग कि एक कंपोनेंट को मान लो यहाँ पे ले आया, यहाँ पे ले आया, तो इस बड़े वाले, मान लो ये जो ऐप है, मैं इस ऐप में इसको भी डाल दिया, इसको भी डाल दिया, इसको भी डाल दिया, इसको भी डाल दिया, इसको भी डाल दिया। तो इस तरीके से हम लोग इसको कंपोनेंट बाय कंपोनेंट, कंपोनेंट के ऊपर कंपोनेंट, कंपोनेंट के इधर साइड वाइड में रख के हम लोग अपने रिएक्ट को बनाते हैं, मतलब अपने प्रोजेक्ट को इस तरीके से कि कंपोनेंट को रेंडर कराते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मेरा ऐप है, इस ये जो मेरा मेन डॉट जेएसएस है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मेरा ऐप है। यहाँ पे ऐप को हम लोगों ने यहाँ पे इंपोर्ट करके रखा है। एंड इसके लिए हमारा इंडेक्स डॉट सीएसएस है, जो कि इस वेब पेज का जो स्टाइल होगा, जैसे मैं इस पे जैसे ही क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखो इतना ज़्यादा जो इसमें स्टाइल लिखा हुआ है, ये स्टाइल है इसके लिए। ये जो मेरा वेब पेज का जो स्टाइल है, इसके लिए यहाँ पे ये स्टाइल लिखा हुआ है। एंड इसके अंदर मेरा क्या था, ऐप डॉट जेएस। ऐप डॉट जेएसएक्स क्या है कि यही एक, ये पूरा मेन प्रोग्राम है कि मतलब आपका, मतलब देखो, सबसे पहले तो जो यहाँ पे आपका वेब पेज बन रहा है वो मेन डॉट जेएसएक्स से बन रहा है। इसके लिए जो सीएसएस है वो इंडेक्स डॉट सीएसएस। पर यहाँ पे जो ऐप डॉट जेएसएक्स है, ये कंपोनेंट का कलेक्शन होगा, ऐसा आप यहाँ पे समझ सकते हो। इसके अंदर आप कंपोनेंट्स को रख सकते हो, इसके अंदर कितने भी सारी चीजें कर सकते हो कंपोनेंट्स पे। तो इस मेन के अंदर आप ऐप को डालते हो, एंड ऐप के अंदर आप बहुत सारे कंपोनेंट को डालते हो। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहला है, यहाँ पे डिव पहला कंपोनेंट हो गया मेरा यहाँ पे। फिर यहाँ पे व्हाइट प्लस रिएक्ट, ये सारा चीज है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस सारे को यहाँ से यहाँ तक क्या करता हूँ, डिलीट कर हटा देता हूँ। यहाँ मैं इसको यहाँ से यहाँ तक हटा देता हूँ। एंड आप ये देखो, जैसे ही मैं इसको कंट्रोल से सेव करूंगा, ये मेरे को यहाँ पे ऐसा एक दिख रहा है। अभी के लिए मैं क्या करूंगा, मैं अभी के लिए ये जो मेरा इंडेक्स डॉट सी, मैं इस इंडेक्स डॉट सी एस एस में से इन सारे को भी हटा देता हूँ। अभी हटाता नहीं हूँ, इनको ऐसे ही रहने देता हूँ। क्या करता हूँ, ये जो ऐप डॉट जेएसएक्स है, इसके अंदर मैं यहाँ पे आके खुद से कुछ डालता हूँ। H4 के अंदर मैं डालता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। एंड यहाँ पे आके कंट्रोल से सेव करूंगा, और आप ये देखो कि यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ गई है, जो आपका बीच में एकदम प्रिंट करके दिखा रहा है एकदम अच्छे से। ये यहाँ पे अलग गया, ये जो पूरा जो ये बीच में कैसे आ रहा है, ये सारा का जो सीएसएस है, ये पूरा ऐप डॉट सीएसएस के अंदर लिखा हुआ है। मैं क्या करता हूँ, मैं इस सारे सीएसएस को भी के लिए यहाँ से हटा ही देता हूँ, ठीक है। इसको कंट्रोल से करते हैं सेव, एंड इस इंडेक्स डॉट सीएसएस में से भी जितने भी सीएसएस है, इन सबको हटा के इसको कंट्रोल से सेव करूंगा। एंड अभी आप ये देखो, ये मेरा यहाँ पे आ गया हेलो, ठीक है। जैसा हम चाहते थे, जैसा मेरा जो डिफॉल्ट जो हम वेब पेज पे डिस्प्ले कराते हैं, वो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है, ठीक है, हेलो वर्ल्ड। अब हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि ये जो एसेट्स है, इस एसेट्स को तो कुछ करना नहीं, क्योंकि इसके अंदर क्या था, मेरा रिएक्ट का एसवीजी था। ये जो ऐप है, ऐप के अंदर आते हैं हम लोग यहाँ पे ऐप डॉट जेएसएक्स, इसको एंड इसको यहाँ से हटाते हैं। मैं इसके थोड़ा सा फॉन्ट साइज को बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अब ये देखो, ये जो ऐप डॉट जेएसएक्स है, इसके अंदर आप इसको क्या करना है ना, कि आपका जो ये जो रिएक्ट का जो कोड होता है, वो ना ही HTML के फॉर्मेट में होता है, ना ही जावास्क्रिप्ट के फॉर्मेट में होता है, ना ही किसी चीज के फॉर्मेट में होता है। ये होता है HTML एंड जावास्क्रिप्ट को कंबाइन करके। क्या होता है कि यहाँ पे देखो, ये इसके अंदर आप जावास्क्रिप्ट में भी कोड लिख रहे हो, इंपोर्ट फंक्शन, ये सारा चीज जावास्क्रिप्ट का कोड है। पर इसके अंदर आप ये देखो डिव, ये सारा चीज जो है ये HTML का कंपोनेंट है। HTML का ये स्ट्रक्चर है कि इसके अंदर आप HTML में ही आप ऐसे करते हो ना, डिव क्लास नेम ऐप H4 हेलो वर्ल्ड डिव, तो ये सारा चीज HTML है। एंड ये जो है वो मेरा जावास्क्रिप्ट है। तो रिएक्ट को लिखने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग HTML प्लस जावास्क्रिप्ट, जिसको हम लोग JSX बोलते हैं। तो आपको इसको JSX के फॉर्मेट में आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है सारे कोड को। यहाँ पे आप देखो, ये जो मेरा जो सबसे पहला, मैं इसको भी के लिए यहाँ से हटाता हूँ, ये मेरा फंक्शन कंपोनेंट है सबसे पहली। तो ये चीज है कि रिएक्ट में आप क्लास कंपोनेंट भी लिख सकते हो, फंक्शन कंपोनेंट भी लिख सकते हो। ये देखो, ये जो सबसे पहले यहाँ पे फंक्शन कंपोनेंट है। अभी मैं इसके बाद आपको क्लास कंपोनेंट कैसे लिखते हैं वो भी बताऊंगा इसी वीडियो में। तो ये देखो, ये जो फंक्शन कंपोनेंट है, इसके अंदर मेरा यहाँ पे ये मेरे को एरर क्यों दिखा रहा है कि तुमने इसके अंदर कुछ रेंडर करा ही नहीं। इसके लिए मैं यहाँ पे एक कुछ खाली ऐसा खाली HTML बना के डाल देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं डालता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है।
एंड इसको जैसे ही मैं कंट्रोल से सेव करूंगा एंड यहाँ पे आऊंगा, ये देखो ये मेरे को हेलो वर्ल्ड दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये जो मेरा इतना जो पोर्शन है, जो रिटर्न के अंदर जो पोर्शन है, ये सारा मेरा किसके फॉर्मेट में होना चाहिए, ये मेरा होना चाहिए JSX के फॉर्मेट। JSX कैसा होगा, वो मेरा HTML प्लस जावास्क्रिप्ट का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। अब इसके अंदर मान लो मैं यहाँ पे इस ये जो काउंट है, काउंट सेट स्टेट यहाँ पे है, अभी के लिए आपको इसका टेंशन नहीं लेना कि ये काउंट यूज स्टेट सेट काउंट ये सारा चीज कहाँ से आ गया। मैं अभी के लिए मान लो इस हेलो वर्ल्ड के सामने मैं ऐसे करके मैं अगर यहाँ पे आके काउंट प्रिंट कर दूँ तो क्या होगा इससे, एंड जैसे ही मैं इसको कंट्रोल से सेव करूंगा, आप ये देखो यहाँ पे ये हेलो वर्ल्ड -5 यहाँ पे आ रहा है, मतलब क्या मीन्स -5 नहीं, ये काउंट का वैल्यू 5 है। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एक बार रिलोड करता हूँ, जिसके बाद ये देखो ये मेरे को यहाँ पे 0 दिख रहा है, क्योंकि ये जो 0 था पहले, क्योंकि क्या हुआ था कि वो जो पहले जो कोड था, वो जो पहले था, पहला जो यहाँ पे बड़ा सा था, उसमें मैंने काउंट को बढ़ा बढ़ा के 5 कर दिया था, तो उस काउंट का वैल्यू ही 5 था, इसलिए वहाँ पे वो 5 आ रहा है। एंड जैसे ही मैं इसको रिलोड करूंगा, वो सारा जो स्टेट का वैल्यू होगा ना, वो सारा यहाँ पे चेंज होके इसकी इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा, मतलब इनिशियल स्टेट पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मैंने इसको देखो, पहले तो ये क्या था, ये मेरा एक HTML टाइप का था, एंड इसके अंदर मैंने इस काउंट को भी डाल दिया, मीन्स काउंट एक वेरिएबल है, उसको ही मैं इसके साथ जब ज्वाइन कर दिया, तो मतलब यहाँ पे मैं क्या कर पा रहा हूँ, मैं यहाँ पे HTML और CSS HTML एंड जावास्क्रिप्ट का कोड साथ में लिख पा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अभी के लिए सबसे पहले इसको हटा देता हूँ, एंड इसके बाद क्या करते हैं हम लोग कि ये तो मेरा हो गया फंक्शन कंपोनेंट, एंड इसके अंदर अगर मेरे को कुछ और सारे भी कंपोनेंट को लाना है, जैसे मान लो मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, इस SRC के अंदर मैं यहाँ पे आता हूँ app.js, यहाँ पे मैं एक बनाता हूँ फोल्डर बनाता हूँ, मैं इसको आपको बनाना है कंपोनेंट नाम से, ठीक है। एंड इस फोल्डर के अंदर मान लो मैं भी के लिए डालता हूँ कुछ भी, मान लो मैं यहाँ पे डालना चाहता हूँ काउंटर.js, ठीक है। इस काउंटर.js में क्या होगा कि जब मैं इस पे क्लिक करूंगा, इस पे मेरे को काउंटर दिखाया कि हाँ, जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो 1 हो जा रहा है, क्लिक माइनस कर रहा हूँ तो वो 0 हो जा रहा है, फिर प्लस प्लस कर रहा हूँ तो वो 1 2 ऐसे हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैं यहाँ पे डालता हूँ RAFC, ये जो है ये मेरा एक शॉर्टकट है, जिससे आप फंक्शन कंपोनेंट को इस काउंटर.js के नाम से स्टार्ट कर सकते हो। आपको इसको लाने के लिए क्या करना है, आपको ये जो एक्सटेंशन है यहाँ पे आना है, यहाँ पे आपको टाइप करना है ES7, ठीक है। एंड यहाँ पे आप ये देखो ES7 प्लस रिएक्ट, ES7 रिएक्ट रिडक्स, ये जो आपको जो एक्सटेंशन दिख रहा है, ये जो एक्सटेंशन आपको दिख रहा है ES7 रिएक्ट रिडक्स ग्राफ QL एंड रिएक्ट नेटिव, आपको इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। एंड जैसे आप इसको इंस्टॉल करोगे, आप ये सारा फीचर्स को आप यूज कर पाओगे, क्योंकि ये जो फीचर्स है ये यही प्रोवाइड कराता है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, एंड इसके अंदर यहाँ पे जो काउंटर.js है, इसके अंदर आप इसको काउंटर कर सकते हो, जैसे यहाँ पे अभी के लिए यहाँ पे ऐसे बना के मैं क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर काउंट डाल देता हूँ, ठीक है। एंड काउंट के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे यूज स्टेट को सबसे पहले तो यहाँ इंपोर्ट करना पड़ेगा, एंड इस यूज स्टेट को फिर से हमें लिखना पड़ेगा उसका स्निपेट। मैं यहाँ पे डालता हूँ काउंट, यहाँ पे इस सेट काउंट को मैं सेट काउंट एंड अभी के लिए इसको 0, ठीक है। आपको ये नहीं टेंशन लेना कि ये मैंने यूज स्टेट को कैसे यूज किया, कैसे काउंट के वैल्यू को यहाँ पे यूज कर पा रहा हूँ, कैसे नहीं कर पा रहा हूँ, बस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हाँ, आप इस तरीके से अपने एप्लीकेशन को कैसे कंपोनेंट बाय कंपोनेंट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे काउंट को ऐसे ही रखता हूँ, ठीक है। इसको कंट्रोल से करते सेव, एंड जब मुझे इस काउंटर को इसके अंदर लाना है, अभी मैं इसके अंदर तो सिर्फ मेरा हेलो वर्ल्ड है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसके अंदर ये जो मेरा ऐप है, अब देखो ये मैं इसको यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे छोड़ दूँ, एंड मैं इसको यहाँ पे काउंटर.js बना के भी ऐसे छोड़ दूँ, तो ये मेरे को कुछ एरर नहीं देगा, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी भी हेलो वर्ल्ड है। मान लो मैं इसके अंदर कुछ आके एरर कर देता हूँ, मान लो यहाँ पे आके मैं कुछ इसको हटा देता हूँ, तो अभी ये मेरा एरर दिखा रहा है यहाँ पे। एंड जैसे ही मैं इसको कंट्रोल से सेव करूंगा, आप ये देखो यहाँ पे इसको कुछ एरर पता ही नहीं चल रहा। क्यों नहीं पता चल रहा, क्योंकि मैंने इसको बोल ही नहीं रहा कि तुम जाओ यहाँ पे इस काउंटर को प्रिंट कराओ, यहाँ पे काउंटर को वहाँ पे रेंडर नहीं कराने को मैं बोल रहा हूँ। उस रेंडर कराने के लिए हमें क्या करना होगा, उसे रेंडर कराने के लिए हमें यहाँ आना है, हमें इस app.jsx का जो फाइल है, इसके अंदर आपको ये counter.js को इंपोर्ट करना है, यहाँ पे आपको डिस्प्ले कराना है, इस हेलो वर्ल्ड के नीचे हमें डिस्प्ले कराना है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे को अगर किसी चीज को डालना है, सबसे पहले देखो यहाँ पे ये जो रिएक्ट ES7 प्लस रिएक्ट प्लस ग्राफ QL जो एक्सटेंशन था, वो क्या करता है कि मैं यहाँ पे आके ये जो इसका जो क्या नाम था काउंटर, यहाँ पे जैसे ही काउंटर डालूंगा, काउंटर, तो ये जो मेरा सबसे पहले यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि ठीक है काउंटर है, काउंटर को यहाँ डालो, एंड ये काउंटर कहाँ से इंपोर्ट हो जाएगा, ये इंपोर्ट हो जाएगा कंपोनेंट, ये जो कंपोनेंट फोल्डर है, एंड इस फोल्डर के अंदर जो counter.jsx है वहां से इंपोर्ट हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये देखो ये मेरे को यहाँ पे इंपोर्ट भी कर दिया इसने,
एंड यहाँ पे आपको इसको आके बंद कर देना है, ठीक है। यहाँ पे ये जो रिएक्ट है इसमें जैसे हम HTML में क्या करते हैं, HTML में मुझे कुछ करना हो, मान लो यहाँ पे H1 डालना हो, तो मुझे क्या करना पड़ता है, H1 भी आता है, फिर H1 के बाद इसको क्लोजिंग टैग भी आता है, इसके अंदर मान लो मैं डाल देता हूँ H1, ठीक है। ये H1 जो आएगा वहाँ पे प्रिंट होगा वो H1 के फॉर्मेट में होगा। पर यहाँ पे जो मेरा कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट को आपको दिखाने के लिए आपको यहाँ पे स्टार्ट करना है, यहाँ पे बंद करना है, एंड आपको ये जो स्लैश है ये बंद करने से पहले ही डालना है, ठीक है। आपको ऐसे नहीं करना कि ये काउंटर को यहाँ पे डाल दिया, फिर इसके अंदर ऐसे आके फिर यहाँ पे काउंटर, ऐसे नहीं करना आपको, इससे कुछ नहीं होगा। ये गलत तरीका है लिखने का, यहाँ पे कोई एरर भी दिखा रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ऐसे आके ये आके आपको ऐसे करना है, ठीक है। एंड इसको जैसे ही मैं कंट्रोल से सेव करूंगा, आप ये देखो कि ये मेरे को यहाँ पे दिखा रहा है कि फेल्ड टू पार्स सोर्स फॉर इंपोर्ट एनालिसिस बिकॉज़ द इन कंटेंट्स इनवैलिड जेएस सिंटैक्स इफ यू आर यूजिंग। तो मैंने यहाँ पे काउंटर डॉट जेएस कर दिया। आप यहाँ पे काउंटर डॉट जेएस नहीं कर सकते, आपको यहाँ पे इसके फाइल नेम को काउंटर डॉट जेएसएक्स करना होगा, क्योंकि अभी हम लोग इसको वाइट प्रोजेक्ट से कर रहे थे। अगर इसी चीज़ को अगर मैं npx क्रिएट रिएक्ट से करूँ, तो वहाँ पे अगर आप काउंटर डॉट जेएस करोगे तो वो भी यहाँ पे रीड हो जाएगा, ठीक है। पर यहाँ पे मैं जेएसएक्स से कर रहा हूँ, तो जेएसएक्स से क्या होगा कि आपको जेएसएक्स फोल्डर ही वहाँ पे जेएसएक्स फाइल का नाम ही होना चाहिए, एक्सटेंशन का नाम होना चाहिए। अब मैं इसको जैसे ही यहाँ पे आऊँगा, मैं इसको रिलोड करता हूँ, आप ये देखो अब क्या दिखा रहा है यहाँ पे, ग्लोबल H1 एंड काउंटर 0, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे अपने कंपोनेंट को भी ले आए। देखो ये जो मेरा एक काउंटर डॉट जेएसएक्स है, ये कंपोनेंट है, ये मैं कहीं पे रखा हुआ हूँ। मैं इसको चाहूँ तो मैं इसको 2 बार भी यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो मैं इसको उठा के मैं इसको अगर 4 बार यूज करना चाहूँ, मैं इसको कंट्रोल से सेव करूंगा, ये मैं इसको 4 बार यूज कर सकता हूँ। इस कंपोनेंट को मैं यहाँ पे पहली बार यूज कर लिया, दूसरी बार यूज कर लिया, तीसरी बार यूज कर लिया, चौथी बार यूज कर लिया, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपने कंपोनेंट को बहुत बार यूज कर सकते हो, कहीं भी डाल सकते हो। अभी इसको मैंने यहाँ पे डिजाइन करके यहाँ डाला, अभी तो कुछ नहीं किया, यहाँ पे बेसिकली डिजाइन नहीं किया। पर अगर मुझे किसी चीज को मान लो कुछ ऐसा चीज है, जैसे किसी का नाम है, किसी का एक प्रोफाइल है, एंड आपको यहाँ पे प्रोफाइल का लिस्ट दिखाना है, तो आप यहाँ पे बहुत सारे उसको रेंडर करा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने फंक्शन कंपोनेंट को कैसे यहाँ पे अपने वेब ब्राउजर पे दिखा सकते हैं वो हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। एंड इसको कैसे अपने app.jsx में इसको कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, कैसे उसको वहाँ पे रेंडर कर सकते हैं। अब इसी तरीके से हम लोग क्लास कंपोनेंट को भी देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आऊंगा, मैं इस कंपोनेंट के अंदर एक फोल्डर बनाऊंगा। इसको भी के लिए यहाँ पे बोल देता हूँ क्लास कंपोनेंट, ठीक है। इसके अंदर आने के बाद मैं एक फाइल बनाऊंगा, इस फाइल का नाम मैं दूंगा अभी के लिए फर्स्ट डॉट जेएसएक्स, ठीक है। एंड आपको यह ध्यान रखना है कि जो भी आपका जो फाइल का नाम है ना, वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। एंड मैं क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर आने के बाद मैं एक एक्सटेंशन स्निपेट डालता हूँ RCE, ठीक है। मेरे को फंक्शन बनाना था तो मैंने क्या डाला था, RAFC, एंड यहाँ पे आपको डालना है RCE, ठीक है। एंड यहाँ पे जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा, जैसे मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा, ये देखो यहाँ पे मेरे को ये मेरा स्निपेट जनरेट करके दे दिया, ठीक है। इसके अंदर क्या करता हूं मैं यहाँ पे आके भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। एंड इसको जैसे ही मैं कंट्रोल से सेव करूंगा, एंड क्या करता हूँ मैं इस app.jsx में आके मैं इस काउंटर के नीचे, देखो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो ना कि पहले तो मैं इस काउंटर को भी यहाँ पे डिस्प्ले करा रहा था, अब मैं चाहूँ तो मैं इस फर्स्ट डॉट जेएसएक्स को इस काउंटर के नीचे भी दिखा सकता हूँ, इस काउंटर के ऊपर भी दिखा सकता हूँ, एंड इस काउंटर के ऊपर भी दिखा सकता हूँ। तो मैं अभी के लिए इस काउंटर के नीचे करता हूँ, एंड इसके अंदर मैं डालता हूँ यहाँ पे फर्स्ट। देखो ये जो यहाँ पे मेरे को दिखा रहा है कि फर्स्ट कहाँ से है, कंपोनेंट, क्लास कंपोनेंट एंड फर्स्ट है। मैं यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आके इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। इसको जैसे ही मैं कंट्रोल से सेव करूंगा, आप यहाँ पे देखो ये क्या आ गया, पहले हेलो वर्ल्ड जो ओरिजिनल था, जो मेरे ऐप के अंदर था। मैं अगर चाहूँ तो अभी के लिए मैं इसको सारे को यहाँ से यहाँ तक कमेंट डाउन कर देता हूँ, ठीक है। एंड इसको कंट्रोल से करता हूँ सेव, एंड यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे मेरा क्या था, क्लास कंपोनेंट जो था वो मेरा यहाँ पे हेलो वर्ल्ड था। तो आप अपने वेबसाइट पे, आप अपने पेज पे इस कंपोनेंट को ऊपर नीचे दाएं बाएं करके आप इसको अच्छे से अच्छे वेबसाइट बना सकते हो, एंड सारा चीज कर सकते हो। एंड देखो यहाँ पे सबसे इसका अच्छा चीज क्या है कि मैंने यहाँ पे एक काउंटर बनाया एंड मैंने इसको 4 जगह यूज कर लिया। तो मैं इस अपने कंपोनेंट को कितनी बार भी यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो मैं इसको भी 2 बार यूज कर लूँ, इसको भी यहाँ पे आओ, एंड इसको भी यहाँ पे मैंने 2 बार यूज कर लिया, हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे ऐसा हो सकता है ना बहुत सारे केस में,
आप पहला यूजर प्रोफाइल का डाला, यहाँ आपने यहाँ पे डाला, यहाँ पे डाला, पहला वाला में आपने प्रॉप्स पास कराया कुछ, उसका नेम, उसका एज, उसका सारा कुछ इमेज उमेज, फिर इसके अंदर भी डाला। तो आप इस तरीके से यहाँ पे अपने रेंडर करा सकते हो। ये सारा चीज जो होता है, जैसे अगर आप मान लो इसी चीज को आप HTML, जावास्क्रिप्ट एंड CSS की हेल्प से लिखोगे, तो आपको बार बार फर्स्ट के लिए कोड लिखना पड़ेगा, फिर सेकेंड के लिए कोड लिखना पड़ेगा। और आप यहाँ पे क्या कर पा रहे हो, आप यहाँ पे सिर्फ एक फर्स्ट नाम से आपने एक फाइल बनाया एंड आप यहाँ पे इसको जितना बार रेंडर करा सकते हो आप यहाँ पे इसको रेंडर करा लिया, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको भी यहाँ से अभी के लिए हटा देता हूँ एंड इन सारी चीजों को यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। एंड क्या करता हूँ मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, इसको कंट्रोल से करता हूँ सेव। एंड ये जो मेरा फर्स्ट डॉट JSX है, मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, यहाँ पे आके आपको एक स्निपेट फिर से जनरेट करना है यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के लिए। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ rconst, ठीक है। ये देखो, ये मेरे को यहाँ पे क्या करता है, मेरे को यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाएगा। यहाँ पे उसने ये पैरामीटर्स के तौर पे इसने प्रॉप्स को लिया है एंड फिर इसने सुपर क्लास, जो यहाँ से जो कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट वाला जो सुपर क्लास है, इस पे वो प्रॉप्स पास कराया। एंड यहाँ पे जो ये जो मेरा जो क्लास कंपोनेंट है, इसका जो स्टेट है, जैसे हम लोगों ने इस फंक्शन वाले में यहाँ पे क्या करा था, यूज स्टेट ये काउंट को स्टोर करने के लिए करा था। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इस काउंट को अगर आपको स्टोर करना है, आप इसको यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, काउंट, मैं इसको जी, ठीक है। एंड यहाँ पे आके मैं यहाँ पे कर काउंट इज, यहाँ पे आके मैं काउंट को डाल सकता हूँ, ठीक है। एंड इसको जैसे ही मैं कंट्रोल से सेव करूंगा, आप ये देखो, ये मेरे को यहाँ पे क्या दिखाएगा, मैंने इसको पुट नहीं, ये सही अपलोड जैसे पे हटा के इसको कंट्रोल से जाके मैं कंसोल को खोलता हूँ एंड ये देखो मेरे को, फिर मैं इसको नीचे कर देता हूँ कि काउंट इज नॉट डिफाइंड। मेरे को यहाँ पे क्या करना है कि मैंने यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे काउंट डाल दिया। ये जो है ये इसके अंदर है, ये दिस डॉट स्टेट के अंदर है। ये जो दिस होता है, ये दिस क्या होता है, जैसे देखो क्लास जो होता है, इस क्लास का जितना भी एट्रीब्यूट्स है, इस क्लास का ही काउंट है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे डालना है दिस, ठीक है। एंड जैसे ही हम लोग इसको कंट्रोल से सेव करेंगे, आप ये देखो काउंट इज यहाँ पे आ गया। मैं बता देता हूँ, आता हूँ, वो रिलोड करते हैं। अब ये काउंट इज आ गया यहाँ पे ये, पर यहाँ पे ये जीरो नहीं आया, काउंट की वैल्यू को इसने जीरो नहीं लिया। तो ये जो है दिस डॉट यहाँ पे स्टेट करना, दिस डॉट स्टेट काउंट, ठीक है। तो कंट्रोल से करता हूँ मैं सेव एंड यहाँ पे आप ये देखो क्या गया, काउंट इज, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, इसके अंदर ये जो रेंडर है, अब इस रेंडर के यहाँ आओ, यहाँ पे आप डाल सकते हो कॉन्स्ट काउंट इक्वल टू दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट, ठीक है। एंड यहाँ पे आके मैं इसको जैसे ही कंट्रोल से सेव करूंगा एंड अब यहाँ से इसको काउंट को हटा देता हूँ, ठीक है। देखो दोनों बात बराबर है, यहाँ पे मैंने काउंट को अलग से बना लिया, यहाँ पे मैंने उसको डायरेक्टली पास कराया था, ठीक है। एंड अभी आप ये देखो आ गया काउंट इज जीरो। मान लो मैं इसके अंदर एक और बनाता हूँ, मैं एक और स्टेट बनाता हूँ, इसके अंदर मैं डालता हूँ एज, ठीक है। एज को मैं अभी के लिए कर देता हूँ 78 एंड यहाँ पे आके मैं इसको पैराग्राफ के अंदर बोलता हूँ एज इज एंड इसके अंदर अभी हम लोग डालते हैं दिस डॉट स्टेट इज, ठीक है। एंड जब मैं इसको आके कंट्रोल से सेव करूंगा, आप ये देखो यहाँ पे आ गया एज इज 78, ठीक है। अब मान लो मेरे को फिर से यहाँ पे करना होगा इसको, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं इसको, यहाँ पे कॉन्स्ट एज इक्वल टू दिस डॉट स्टेट डॉट एज, ठीक है। ये तो एक तरीका हुआ कि कैसे कर सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे आके मैं इसको जैसे ही एज को डायरेक्टली प्रिंट करा दूंगा, तो यहाँ पे वो जाके रेंडर हो जाएगा, ठीक है। इसको करने के लिए आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हो कि मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, मैं यहाँ पे डालता हूँ कॉन्स्ट काउंट कॉमा एज इक्वल टू दिस डॉट स्टेट, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि ये जो दिस डॉट स्टेट है, ये जो दिस डॉट स्टेट है, इसके अंदर क्या क्या था, काउंट था, एज था। इसके अंदर जितना भी प्रॉपर्टी है, ये काउंट है, एज है, तो वो वैल्यू इस काउंट के अंदर आ जाएगा। इसको हम लोग एरे ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर कैसे करते हैं, वो यहाँ पे है, वो उसको हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को यहाँ पे डिस्ट्रक्चर करा है बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे।
एंड यहाँ पे आके मैं इस दिस डॉट स्टेट डॉट एज को हटा के मैं यहाँ पे सिंपली एज कर देता हूँ, ठीक है। इसको कंट्रोल से करता हूँ सेव। यहाँ पे आप ये देखो फिर से काउंट इज 078 आ गया, ठीक है। इस तरीके से हम लोग अपने किसी भी चीज को रेंडर करा सकते हैं अपने ऐप डॉट जेएसएक्स में। मेरा फर्स्ट डॉट जेएसएक्स प्रोग्राम हो गया, काउंटर डॉट जेएसएक्स हो गया। हम लोग चाहे तो अपने लिए टू डू एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। जैसे मान लो अगर मेरे को बनाना हुआ टू डू एप्लीकेशन, इसके थ्रू इस कंपोनेंट ये जो फंक्शन है, अभी हम लोग इसको फंक्शन कंपोनेंट के थ्रू कैसे करते हैं मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। क्योंकि देखो यहाँ पे रिएक्ट में क्या होता है कि आपको जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप अच्छे से अच्छे प्रोग्राम बनाओगे, अच्छे से अच्छे वेबसाइट बनाओगे, आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेगा बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं ये जो मेरा इसके अंदर मैं ये जो कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट के अंदर मैं एक और फोल्डर बनाता हूँ। इस फोल्डर के अंदर मैं डालता हूँ टू डू, ठीक है। एंड इस टू डू के अंदर मैं आके एक बनाता हूँ टू डू डेव, ठीक है। एंड अभी के लिए ये जो ऐप डॉट जेएसएक्स है, पहले तो मुझे इसको क्या RAFC, ठीक है। एंड इसको कंट्रोल से करता हूँ सेव। इस ऐप डॉट जे मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, यहाँ पे डालता हूँ मैं टू डू, ठीक है। एंड ये मेरे को वहां से ये टू डू को इंपोर्ट कर लिया इसने, कहाँ से, कंपोनेंट डॉट टू डू डॉट जेएसएक्स। इस टू डू डॉट जेएसएक्स में हम क्या करते हैं, यहाँ पे टू डू को टू डू ही रहने देते हैं। मैं यहाँ पे बनाता हूँ ये कुछ स्टेट बनाता हूँ, कैसा, यहाँ पे मैं अभी के लिए करता हूँ यूज स्टेट, ठीक है। यूज स्टेट को सबसे पहले यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं, यहाँ इसके स्निपेट को लिख लेते हैं। यहाँ पे मान लो जो मेरा टू डू आइटम्स होगा, मैं इसको यहाँ पे आइटम्स करूँ एंड यहाँ पे सेट आइटम्स। मतलब अभी आपको ये टेंशन नहीं लेना कि मैंने यहाँ पे यूज स्टेट को कैसे यूज किया है। और अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि क्या हो रहा है। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया आइटम्स, एंड यहाँ पे ये सेट आइटम्स जो है, देखो आप इस रिएक्ट के अंदर ऐसे नहीं कर सकते। आप इसके अंदर यहाँ पे आके आइटम्स इक्वल टू 90 नहीं कर सकते। तो ये आपका ये जो आपने लिखा है ये गलत तरीके से लिखा है। अगर आपको इसी को करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेट आइटम्स एंड इस सेट आइटम्स के अंदर जाके आपको 90, इस तरीके से आप इस आइटम के वैल्यू को 90 कर सकते हैं, ठीक है, इस फंक्शन वाले कंपोनेंट में। इसीलिए हम लोग इसको जब भी किसी भी वेरिएबल को या किसी भी कांस्टेंट को बनाना होता है, हम लोग उसको यूज स्टेट की हेल्प से बनाते हैं, जिसको हम लोग चेंज कर सके बाद में। अगर मुझे किसी को चेंज नहीं करना है तो मैं उसको डायरेक्टली सिंपल से बोल दूंगा कॉन्स्ट आइटम इक्वल टू 50 एंड वो वैल्यू मेरा हमेशा रहेगा, इसलिए हम लोग उसको कभी चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। एंड इसके अंदर मैं अभी के लिए क्या कर देता हूँ, एक एम्प्टी एरे, ठीक है, क्योंकि अभी जो मेरा आइटम्स होगा वो मेरा एम्प्टी एरे हो सकता है। एंड इस टू डू के अंदर मैं यहाँ पे आके क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आने के बाद मैं एक ये जो मेरा होता है, ये जो देखो आप किसी भी अगर जावास्क्रिप्ट के कोड को वहां पे लिख रहे हो, जैसे यहाँ पे अभी मैं लिखने वाला हूँ आइटम्स डॉट मैप। मैं इस आइटम्स पे एक मैप जो फंक्शन होता है, मैप क्या होता है, मैप जो भी उसके अंदर जो आइटम है उसको वो रिटर्न कराएगा, रिटर्न कराता जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग इसको जब कोड लिखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम लोग इसको कैसे यूज करते हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ आइटम्स डॉट मैप। इस मैप के अंदर हर एक आइटम क्या था, हर एक आइटम, अभी के लिए मैं आइटम डालता हूँ। एंड इसके अंदर आके मेरे को क्या करना है कि अब जो है ये जो मैप जो फंक्शन है ये हमेशा कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। तो आपको यहाँ पे रिटर्न करना है सबसे पहले। एंड रिटर्न क्या करेगा, यहाँ पे ये जाकर डिव जाएगा, डिव डॉट, मान लो अभी के लिए मैं डाल देता हूँ इसको टू डू आइटम, ठीक है। तो ये एक क्लास लेके जाएगा, क्लास नेम जिसका नाम होगा टू डू आइटम। एंड वहां पे वो क्या करेगा, उस आइटम को वहां पे जाके वो डिस्प्ले कराएगा। एंड इस आइटम को डिस्प्ले कराने के लिए देखो, अगर मैं इसको सिर्फ सिंपली आइटम लिख दूं तो वहां पे जाके सिर्फ आइटम 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 प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे आइटम लिखूं, मीन्स इसको एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर जब मैं आइटम लिखूंगा तो वो उस आइटम में जो वैल्यू है उसको जाके वहां पे प्रिंट कराएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे भी के लिए मैं क्या कर देता हूँ, ये जो डिव है इसके अंदर मैं यहाँ पे आके ऐसे कर देता हूँ इंडेक्स, इसके अंदर यहाँ पे आके आईडी इक्वल टू मैं कर देता हूँ इंडेक्स, ठीक है। एंड अभी के लिए ये तो मेरा यहाँ पे मैप हो गया, ठीक है। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर मैं कुछ डाल भी देता हूँ, जैसे मान लो इट एट 10 PM, इट एट 10 PM। अभी के लिए बस एक ही डालता हूँ एंड इसको जाके कंट्रोल से सेव करूंगा। अभी मेरा सब सही होना चाहिए, हाँ होना चाहिए। यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं रिलोड करता हूँ। आप ये देखो मैंने इस ऐप डॉट जेएसएक्स को रिलोड सेव नहीं करा है। एंड यहाँ पे आप ये देखो टू डू ईट एट 10 PM, ठीक है। तो हम चाहते थे कि एक लिस्ट आना चाहिए, वहाँ पे वो आ गया। यहाँ पे आने के बाद इस टू डू डॉट जेएसएक्स में मैं क्या करता हूँ, ये तो मेरा यहाँ पे टू डू था, ठीक है।
इसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, इसके अंदर मैं एक इनपुट बनाता हूँ, ठीक है, टिप डॉट इनपुट करके मैं एक क्लास बनाता हूँ। इसके अंदर मैं डालता हूँ इनपुट डॉट, के अंदर आप टेक्स्ट डाल सकते हो। इसके अंदर मैं डाल देता हूँ टू डू अभी के लिए। इसके अंदर मैं प्लेस होल्डर में डालता हूँ कुछ, मान लो एंटर आइटम, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं करता हूँ वैल्यू, वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, वैल्यू इक्वल टू अभी के लिए मैं इसको बोल दूंगा, मान लो ऐसा बोल देता हूँ न्यू आइटम, ठीक है। एंड अभी के लिए हम लोग एक न्यू आइटम बनाते हैं क्योंकि हम उस न्यू आइटम को भी इसमें स्टोर कराना चाहते हैं। कॉन्स्ट न्यू आइटम सेट न्यू आइटम, एंड यहाँ पे मेरे को क्या करना, स्टेट, यहाँ पे मैं अभी के लिए इसको एम्प्टी रखता हूँ, ठीक है। एंड अभी जो मेरा वैल्यू है यहाँ पे ऐसे रहेगा। मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। यहाँ पे जो मेरा है, जब मैं इस पे क्लिक करूँ, जब मैं इस पे क्लिक नहीं, जब मैं इस पे चेंज करूँ, देखो सबसे पहले अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँ एंड यहाँ पे आके मैं इसको कंट्रोल से सेव करूंगा, अभी आप ये देखो कि यहाँ पे ये इंटर आइटम करने के लिए तो आ रहा है, और जब इसमें क्लिक कर रहा हूँ ये कुछ चेंज नहीं हो रहा। मैं इसमें क्लिक कर रहा हूँ पर ये चेंज नहीं हो रहा। तो इसको हमें फंक्शनल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें यहाँ पे एक फंक्शन बनाना पड़ता है ऑन चेंज, ठीक है। इस ऑन चेंज के अंदर मैं क्या करता हूँ, इस ऑन चेंज के अंदर मैं एक कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ, ई जो है वो मेरा इवेंट होगा। एंड इसके अंदर मैं बोल देता हूँ कि जब भी मेरा इस इवेंट में, जब भी यहाँ पे मेरा कुछ भी चेंज हो, जब भी उस इनपुट मेरा यहाँ पे जाके चेंज हो, तो तुमको क्या करना है, तुमको सेट न्यू आइटम में, सेट न्यू आइटम में तुम्हें उस ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू को जाके वहां पे सेट कर देना, ठीक है। एंड यहाँ पे जैसे ही मैं इसको कंट्रोल से सेव करूंगा, आप यहाँ पे आके देखो, मैं इसको जैसे ही यहाँ पे कुछ डालूंगा तो अभी यहाँ पे यहाँ पे मैं अब डाल पा रहा हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे आने के बाद मैं एक यहाँ पे बटन भी बना लेता हूँ, क्योंकि जब मैं इस पे सबमिट करूँ तो वहां पे वो आइटम चला जाए, ठीक है। तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, एक यहाँ पे इनपुट बना दिया, इनपुट के नीचे मैं यहाँ पे एक बटन बनाता हूँ, इस बटन के अंदर मैं डालता हूँ सबमिट, ठीक है। एंड जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा, जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो क्या होना चाहिए, मेरा ये जो सेट आइटम्स है, सेट आइटम्स है, जो मेरा पूरा आइटम है जो यहाँ पे मैप हो रहा है, जो मेरा वहां पे रेंडर हो रहा है, इसको हमें क्या करना है, इसके अंदर आके मैं इस आइटम को पहले खोल देता हूँ, आइटम्स को खोल दिया। एंड न्यू आइटम, ये जो न्यू आइटम है इसको मैं इसमें जाके पुश करा दिया, ठीक है। तो अभी मेरा जो आइटम्स है वो क्या हो जाएगा, अभी जो मेरा सेट जितना भी आइटम्स है वो कितना हो जाएगा, आइटम्स प्लस न्यू आइटम, ठीक है। एंड इसके बाद हमें क्या करना है कि जब मैं इसको क्लिक करा, ये जो मेरा सेट न्यू आइटम है, ये जो मेरा सेट न्यू आइटम है, इसके अंदर क्या हो जाना चाहिए, एम्प्टी। ये देखो अगर मैं इसको नहीं करूंगा तो मैं इस पे यहाँ पे मान लो ऐसे डाल दिया, यहाँ पे सबमिट बटन आएगा, मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये चेंज नहीं होगा। इससे भी तो चेंज करके इसको जब मैं यहाँ से यहाँ ही चला गया, जब ये वैल्यू ऊपर चला गया तो इसका मतलब क्या है कि इसको खाली हो जाना चाहिए। उसी चीज को खाली करने के लिए हम यहाँ पे इसको ऐसे कर दिया, ठीक है मैंने। एंड जैसे ही मैं इसको, जब मैं इसको अंडर से सेव करूंगा, आप ये देखो कि यहाँ पे ये सबमिट बटन आ गया। मैं इसको जैसे सबमिट करूंगा ये यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे मैं कुछ और डालता हूँ ताकि सबमिट करता हूँ, और आइटम आ गया यहाँ पे। फिर से मैं यहाँ पे आता हूँ, फिर मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ, फिर से वहां पे आइटम चला गया। इस तरीके से देखो, अगर मैं इसी टू डू एप्लीकेशन को HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट से बनाता तो मुझे कितने मतलब कम से कम 20 से 25 मिनट तो लगता ही उसको अच्छे से फंक्शनल बनाने के लिए। और इसके थ्रू मैंने कितने मिनट में, 5 मिनट भी नहीं 2 मिनट में इसको बना सकता हूँ। कितना आसान है, यहाँ पे आइटम्स को डिक्लेयर करना है, फिर इसके अंदर आपको मैप लगा देना है, बस ये छोटे छोटे चीज है। तो रिएक्ट हमारे काम को बेसिकली बहुत आसान बनाता है। जो हम प्लेन CSS HTML एंड जावास्क्रिप्ट से लिखते हैं उस काम को हमारा बहुत आसान बना देता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आई विल सी यू इन दी नेक्स्ट वन।